नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नए मुकाम पर पहुंच रहे हैं भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय रिश्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने एलपीजी आयात समेत 3 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। दोनों देशों के बीच जल संसाधन, सीमा सुरक्षा समेत 7 क्षेत्रों में अहम करार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिजोरम में 23,000 लोगों को मिला एलपीजी कनेक्शन। आइजोल में नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम प्रदर्शनी उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। कहा 2021 तक मिजोरम में पहुंचेगी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। टिकट बंटवारे को लेकर नाराज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा राजनीतिक विरोधियों के बजाय पार्टी के अंतर विरोध ने बढ़ाया पार्टी पर अस्तित्व का संकट। आतंकवाद और साइबर क्राइम जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का पुलिस व्यवस्था में सुधार पर जोर। स्मार्ट पुलिसिंग पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया उद्घाटन। पुलिस थानों के माहौल को बेहतर कर बढ़ाया जाए जनता का भरोसा। और दिवाली पर प्रदूषण को कम करने के लिए बाजार में आएंगे ग्रीन क्रैकर्स। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में लॉन्च किए ग्रीन पटाखे। 30% प्रदूषण कम होने का दावा। पटाखों के डिब्बों पर ग्रीन कोड से होगी पहचान। भारत और बांग्लादेश ने सुरक्षा, कारोबार और संपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज हुई शिखर वार्ता में विस्तार से चर्चा हुई। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने बांग्लादेश से एलपीजी आयात समेत 3 परियोजनाओं की शुरुआत की। साथ ही शिक्षा, परिवहन, संपर्क समेत 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रिश्ते नए मुकाम पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच शनिवार को दिल्ली में शिखर वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, सुरक्षा, कारोबार और संपर्क के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेश में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें बांग्लादेश से एलपीजी के आयात से जुड़ी परियोजना, ढाका में विवेकानंद भवन का निर्माण और बांग्लादेश भारत कौशल विकास संस्थान की स्थापना शामिल है। मुझे खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के साथ 3 और बायलैटरल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का आज मुझे फिर एक बार मौका मिला है। पिछले 1 साल में हमने वीडियो लिंक से 9 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। आज के 3 प्रोजेक्ट को जोड़कर 1 साल में हमने 1 दर्जन ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। इस मौके पर शिक्षा समेत कई क्षेत्रों से जुड़े 7 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसमें जल संसाधन, युवा मामले, संस्कृति, शिक्षा और तटीय निगरानी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ साझेदारी को प्राथमिकता देता है। दोनों देशों को इसका फायदा मिलेगा। बांग्लादेश से बल्क एलपीजी सप्लाई दोनों देशों को फायदा पहुंचाएगी। एक प्रकार से विन विन सिचुएशन है। इससे बांग्लादेश में एक्सपोर्ट्स, इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन दूरी 1500 किलोमीटर कम हो जाने से आर्थिक लाभ भी होगा और पर्यावरण को भी नुकसान कम होगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सभी परियोजनाओं में मदद के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পাশাপাশি
বিভিন্ন নতুন ও অপ্রচলিত খাত যেমন ব্লু ইকোনমি এবং মেরিটাইম, পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার, মহাকাশ গবেষণা, ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ রপ্তানি ও সাইবার সিকিউরিটি প্রভৃতি খাতে উভয় দেশের সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত হয়েছে। এই সকল বহুমুখী ও বহুমাত্রিক সহযোগিতার ফলে আমাদের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিশ্ববাসীর সম্মুখে সুপ্রতিবেশী সুলভ সম্পর্কের दृष्टांत रूपे परिगणित होच्छे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। शेख हसीना ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की और दोनों देशों से जुड़े अहम मसलों पर चर्चा की। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात में गर्मजोशी दिखी और साथ ये भी दिखा कि दोनों देश न सिर्फ सहयोग करने को तैयार हैं बल्कि व्यापार के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। और इसी सिलसिले में एलपीजी के क्षेत्र में जो समझौता हुआ है उससे भारत को तो फायदा होगा ही, साथ साथ जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के लोगों की जिंदगी भी इन समझौतों से आसान बनेगी। दिल्ली में हैदराबाद हाउस से करुण प्रशांता कर्माकर के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। युद्ध के दौरान सभी कैटेगरी के हताहत होने वाले सुरक्षा कर्मियों के परिजनों को अब 8 लाख रुपए की वित्तीय मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सहायता राशि को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने को मंजूरी दे दी है। ये राशि आर्मी बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड के तहत दी जाएगी। इससे पहले युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों और 60% से ज्यादा अक्षमता वाले सैनिकों को 2 लाख रुपए की वित्तीय मदद दी जाती थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2021 तक मिजोरम में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बिछा दी जाएगी। आइजोल में नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रदर्शनी के उद्घाटन के मौके पर अमित शाह ने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 23,000 लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं और करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जोरमथंगा राज्य के विकास के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार ने यूपीए सरकार से दोगुनी विकास की परियोजनाएं पूरी करने की बात कही। सरकार ने 21,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत घर मुहैया कराए हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि मिजोरम में राज्य खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी और आइजोल में 40 करोड़ की लागत से अस्पताल बनाया जाएगा। मिजोरम भारत के लोकतंत्र का सबसे ऊपर का शिखर बिंदु है और कभी मिजोरम हिंसा और अलगाववाद का केंद्र रहा। आज मिजोरम शांति और बंधुत्व का प्रतीक बनकर पूरे भारत को और विश्व को संदेश दे रहा है। प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए इस बार ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री की जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में इन्हें लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन पटाखों की मदद से 30% प्रदूषण कम किया जा सकता है। साथ ही इनके दाम भी आम पटाखे जितने ही होंगे। इस साल आप ग्रीन दिवाली मनाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को CSIR और निरी के वैज्ञानिकों की मौजूदगी में ग्रीन पटाखों को लॉन्च किया। ये पटाखे अब बाजार में आसानी से मिलेंगे। ग्रीन पटाखे के लिए सरकार ने एक QR कोड और ग्रीन लोगो भी लॉन्च किया, जो ग्रीन पटाखों के डिब्बों पर बना मिलेगा। QR कोडिंग के साथ और साथ में ग्रीन क्रैकर के लोगो के साथ और लगभग 230 MOUs क्रैकर बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ साइन हो गए। नो डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स 165 साइन हो गए। 500 से ज़्यादा जो है ऐसे सर्टिफिकेट्स नो एमिशन वाले जो है वो इशू हो गए और ग्रीन क्रैकर जो है वो अब इस दिवाली पर मार्केट में QR कोड के साथ उपलब्ध हो गया। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी निरी ने 3 श्रेणी में इन पटाखों को तैयार किया है। सेफ वाटर एंड एयर रिलीजर यानी स्वास, जो जलने के बाद पानी के कण पैदा करेंगे, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के कण घुल जाएंगे।
सेफ थर्माइट क्रैकर यानी स्टार, इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे जलने के बाद सल्फर और नाइट्रोजन कम मात्रा में पैदा होगा। और तीसरा श्रेणी सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम यानी सफल, इसमें सामान्य पटाखों की तुलना में 50 से 60% तक कम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है। आम पटाखों के मुकाबले में इन पटाखों के इस्तेमाल से 30% प्रदूषण कम होगा। हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो क्रैकर बनाने के व्यापार में, मैन्युफैक्चरिंग में जो लाखों गरीब लोग लगे थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण उनकी रोजी रोटी, व्यवसाय, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना पड़े। बाजार में इन ग्रीन पटाखों की कमी ना हो, इसके लिए सरकार ने पटाखा निर्माताओं के साथ 230 MOU और 165 नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किए हैं। अपने आसपास की हवा को साफ रखने के लिए इस दिवाली आपको मिलेंगे ग्रीन क्रैकर्स। CSIR और नीरी की रिसर्च में दावा है कि इन पटाखों से प्रदूषण कम फैलता है और इनका दाम भी उतना ही है जितना कि आम पटाखों का होता है। यानी कि ये दिवाली होगी हरित दिवाली। कैमरा पर्सन शिव शंकर के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा के किले को बहुत मजबूत करने की जरूरत है। पुलिस सुधार दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति ने नए दौर में स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर दिया। चौथे पुलिस सुधार दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने पुलिस तंत्र की चुनौतियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में आतंकवाद, साइबर हमला, बैंक धोखाधड़ी और संगठित अपराध नई तकनीक के साथ बढ़ रहे हैं, जिनसे और ज्यादा विशिष्ट तरीके से निपटने की जरूरत है। उन्होंने पुलिस के आधुनिकीकरण पर बल देते हुए पुराने अधिनियम को बदलने की बात भी कही। State police and central armed polices are in the forefront of battle against these elements in different parts of the country. It is absolutely necessary, therefore, that capabilities of state police and central police forces are substantially enhanced so that they are able to effectively deal with numerous challenges as they emerge. Cyber offences and organized crimes are other challenges that need to be tackled by efficient and well-trained police force. Police will have to develop the necessary expertise to tackle cyber crimes, while organized crimes would require very good interstate coordination. I would like to take this opportunity to impress upon you all people the need for internal reforms within the police. आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए उपराष्ट्रपति ने इसे मानवता के लिए बड़ा खतरा बताया और आतंकवाद से सख्ती से निपटने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोस में जिस तरह से आतंकवाद तेजी से पनप रहा है, उसे देखते हुए आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस को अपने तौर तरीकों में बदलाव लाना होगा। India is also facing serious internal security challenges. We cannot afford to be complacent. We have terrorist problem. We have insurgency. We have a Maoist problem. We have a fundamentalist problem in certain parts and all. So we have these challenges in spite of so much progress being made. And our neighbor is aiding, abetting, funding, training terrorists regularly. And as if it is a state policy. भारत में जनसंख्या और पुलिस के अनुपात को देखें तो देश में 1 लाख जनसंख्या पर 192 पुलिसकर्मी हैं, जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रस्तावित स्तर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मी से काफी कम है। भारतीय पुलिस के सामने न सिर्फ इस अनुपात को संतुलित बनाने की चुनौती है, बल्कि पुलिस तंत्र को कुशल, प्रभावी और तकनीकी तौर पर सक्षम बनाने की जरूरत भी है। किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। सरकार को स्मार्ट पुलिस रिफॉर्म करते वक्त दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। पहली, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक से लैस करना। दूसरी, पुलिस बलों को दी गई शक्तियों का बेजा इस्तेमाल भी रोकना। दिल्ली से कैमरामैन राज ठाकुर के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की मौजूदगी में फिल्म सांड की आंख की दिल्ली में स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। उपराष्ट्रपति के आवास पर फिल्म की स्क्रीनिंग के खास मौके पर फिल्म की टीम और अभिनेत्री तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर मौजूद थीं। फिल्म उत्तर प्रदेश की 2 उम्रदराज फीमेल शूटर्स प्रकाशी तोमर और चंद्रा तोमर की कहानी है।
जिन्होंने 50 साल के बाद निशानेबाजी शुरू की थी। इस मौके पर मौजूद प्रकाशी तोमर और चंद्रा तोमर ने भी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट लिया ताकि आगे की जो जनरेशन है लड़कियों की, उनकी फैमिली की, उनके गांव की, उनको एक तरह से जॉब मिलने का ज़रिया मिल सके, आगे अपनी लाइफ खुद बनाने का ज़रिया मिल सके, वो उनके जैसी लाइफ ना बिताएं, इसलिए उन्होंने ये सब किया। तो वो एक बहुत ही प्यारी और एक अनोखी सी कहानी है इनकी, जो सांड की आँख में आपको दिखेगी। और अब महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी वैभव के पास। चुनावी रण 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। महाराष्ट्र और हरियाणा में सियासी जंग तेज हो गई है। अगर कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान से पीछे हटना चाहता है तो उसके पास सोमवार तक नाम वापस लेने का मौका है। इसके बाद दोनों ही राज्यों में सियासी पारा और तेजी से ऊपर चढ़ेगा। चुनावी रण में आज हम बात करेंगे उन राजनीतिक घरानों की जिनका महाराष्ट्र और हरियाणा की राजनीति में अलग रसूख रहा है। आइए उससे पहले नजर डालते हैं चुनाव से जुड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने आज कांग्रेस की सदस्यता से दिया इस्तीफा। तंवर ने हाल ही में टिकट बंटवारे को लेकर जाहिर की थी नाराजगी। बीते बुधवार उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास के बाहर अपने समर्थकों के साथ किया था प्रदर्शन। पार्टी अध्यक्ष को भी लिखी थी चिट्ठी। उन्होंने कहा, राजनीतिक विरोधियों की बजाय पार्टी के अंतर विरोध ने बढ़ाया पार्टी पर अस्तित्व का संकट। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के खिलाफ जिन बागी नेताओं ने नामांकन दाखिल किए हैं, पार्टी उन्हें अपने नाम वापस लेने के लिए कहेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो उम्मीदवार पार्टी के फैसले के खिलाफ होंगे उन्हें भविष्य में बीजेपी समेत सहयोगी दलों में किसी भी तरह का पद नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एनसीपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। एनसीपी की सूची में 40 नाम हैं, जिनमें शरद पवार के साथ साथ एनसीपी के महाराष्ट्र यूनिट के प्रमुख जयंत पाटिल, पार्टी वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अजीत पवार और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का नाम शामिल है। इसके अलावा एनसीपी के अन्य दिग्गज नेता भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में कई सियासी परिवार ऐसे हैं जिनके लिए इस बार का चुनाव कांटे की टक्कर साबित हो सकता है। वहीं कुछ सीटों पर दिग्गजों के बीच भी मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि सियासी वजूद को बचाए रखने और आगे बढ़ाने की चुनौती महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र की सियासत में राजनीतिक परिवारों का दबदबा लंबे समय तक कायम रहा है। सूबे की राजनीति में बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे कद्दावर नेता रहे, लेकिन उनके निधन के बाद मुंडे परिवार की राजनीति उनकी बेटियों के हाथ में है। गोपीनाथ मुंडे की बड़ी बेटी पंकजा महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री हैं, जबकि दूसरी बेटी प्रीतम बीड़ से सांसद हैं। पंकजा मुंडे को बीजेपी ने परली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। ठाकरे परिवार के बिना महाराष्ट्र की राजनीति की बात अधूरी सी लगती है। कोंकण, मुंबई और आसपास के इलाकों में जबरदस्त पकड़ रखने वाली शिवसेना की कमान बाला साहब ठाकरे के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे संभाल रहे हैं। शिवसेना से राजनीति में आगाज करने वाले राज ठाकरे
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS बनाकर अपना अलग फ्रंट चला रहे हैं। बाला साहेब की तीसरी पीढ़ी के सदस्य आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से चुनावी मैदान में हैं। ये पहला मौका है जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य सीधे तौर पर चुनावी मैदान में उतरा है। महाराष्ट्र में चौहान परिवार को कांग्रेस के चेहरे के तौर पर जाना जाता है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान अपने परिवार की विरासत को संभाले हुए हैं। अशोक चौहान बोकर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के विलासराव देशमुख भी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े नेता रहे हैं। देशमुख के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे अमित देशमुख और धीरज देशमुख संभाल रहे हैं। अमित विलासराव देशमुख कांग्रेस के टिकट पर लातूर शहर सीट से चुनावी मैदान में हैं। एनसीपी का महाराष्ट्र की राजनीति में अपना अलग मुकाम है। कई बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके शरद पवार अब भी राजनीति में सक्रिय हैं और उनकी राजनीतिक विरासत बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार के हाथों में है। सुप्रिया सुले बारामती से सांसद हैं, तो वहीं अजीत पवार प्रदेश की राजनीति में हैं। एनसीपी ने एक बार फिर बारामती विधानसभा से ही अजीत पवार को उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना से सियासी सफर शुरू कर कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में पहुंचे नारायण राणे की राजनीतिक विरासत उनके बेटे नीतीश राणे के हाथों में है, जिन्हें बीजेपी ने कंकावली सीट से टिकट दिया है। शिवसेना से एनसीपी में छगन भुजबल का भी सूबे की सियासत में खासा प्रभाव रहा है। विधानसभा चुनाव में छगन भुजबल एनसीपी के उम्मीदवार के तौर पर येवला सीट से चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे घराने हैं जिनका महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम रहा है। चुनाव में इन तमाम नेताओं के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें हैं। कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। हरियाणा की राजनीति सालों तक कुछ राजनीतिक परिवारों के इर्द गिर्द ही घूमती रही, लेकिन धीरे धीरे इन परिवारों का रसूख कम होता गया और आज आलम यह है कि कई परिवारों के वारिस अपने राजनीतिक विरासत को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार सांसद और विधायक रहे। 2004 और 2009 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद उन्होंने ही हरियाणा की कमान संभाली, लेकिन 2014 में हरियाणा कांग्रेस के हाथ से निकल गया। हुड्डा की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने 2004 में लोकसभा चुनाव से सियासी सफर शुरू किया। दीपेंद्र लगातार 3 बार रोहतक से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में पिता और पुत्र दोनों को हार का मुंह देखना पड़ा। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की कमान पूर्व मुख्यमंत्री के हाथों में है। ऐसे में कांग्रेस को हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाना हुड्डा परिवार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला सीट से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रहे भजन लाल की विरासत को उनके 2 बेटे कुलदीप बिश्नोई और चंद्रमोहन संभाल रहे हैं और इस बार भी दोनों चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर से तो चंद्रमोहन को पंचकूला से उम्मीदवार बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के बेटे और बहू भी कांग्रेस का टिकट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। बंसीलाल की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए रणवीर महिंद्रा बद्रा से और किरण चौधरी तो शाम से चुनावी मैदान में हैं। आजादी के आंदोलन में शामिल रहे देवीलाल 2 अलग अलग सरकारों में देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे और उनकी राजनीतिक विरासत संभाली बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने, जो 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला का परिवार और पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल अब 2 हिस्सों में बंट गए हैं। दरअसल 2013 में जब ओम प्रकाश चौटाला और उनके बड़े बेटे अजय चौटाला की जेबीटी घोटाले में 10 साल की सजा हुई तो आईएनएलडी की कमान छोटे बेटे अभय चौटाला के हाथों में आ गई। साथ ही अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला ने 2014 में हिसार से लोकसभा चुनाव जीतकर अपना सियासी सफर शुरू किया, लेकिन चाचा भतीजे के बीच खींचतान में पार्टी 2 फाड़ हो गई।
2018 में दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला पार्टी से बाहर हो गए। उन्होंने अपनी जननायक जनता पार्टी बना ली। 2019 का चुनाव चौटाला परिवार के सियासी वजूद को बचाए रखने की लड़ाई से कम नहीं है। इनके अलावा हरियाणा के कुछ और राजनीतिक परिवार भी हैं जिनका कभी सूबे की सियासत में दबदबा रहा था, लेकिन अब उन्हीं के वारिस राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। तो फिलहाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को देते हैं विराम। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लौटते हैं मेरी सहयोगी अभिलाषा पाठक के पास। शुक्रिया वैभव। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां अनंतनाग में डीसी ऑफिस के बाहर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। इसमें 14 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मी लोगों में एक पुलिसकर्मी और एक पत्रकार भी शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अनंतनाग में कड़ी सुरक्षा वाले डीसी कार्यालय परिसर के बाहर सुरक्षा गश्ती दल पर सुबह करीब 11 बजे ग्रेनेड से हमला किया गया। ग्रेनेड का निशाना चूक जाने के कारण वो सड़क के पास ही फट गया, जिससे वहां गुजर रहे लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान तेज कर दी गई है। देश भर में नवरात्र की धूम है। भक्त मां की आराधना में जुटे हैं। इन सब के बीच लोगों को विजयादशमी का भी इंतजार है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। ऐसे में इस दिन रावण दहन किया जाता है और इसके लिए भी तैयारियां जोरों पर हैं। देश भर में विजयादशमी के लिए रावण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा इस बार 8 अक्टूबर को है। विजयदशमी के इस खास मौके पर देश भर में रावण दहन की तैयारी चल रही है। बाजार में रावण के पुतलों की खासी डिमांड है। कारीगर रात दिन पुतलों को सजाने में लगे हैं। दिल्ली के रहने वाले राजेंद्र पिछले कई सालों से रावण के पुतले बनाते हैं। इस बार भी उन्हें रावण के 28 पुतलों के ऑर्डर मिले हैं। हम लोग को 15-20 दिन या महीने में कोई बुक करा के जाते हैं, वो हमारा सेफ रहता है। और जो बुक नहीं करा रहते हैं उसमें कभी मार्केट पिट जाती है तो हमारा पुतला बेकार हो जाता है, ये हमारा नुकसान होता है। मैंने रावण 50 बनाया, 50 में से 28 बुक हो रखा है, 22 बाकी है और 22 रावण मेरे लिए सिरदर्दी है। अभी वीरेंद्र पिछले 35 साल से रावण के पुतले बना रहे हैं। इस बार उन्होंने 5 फीट से लेकर 60 फीट ऊंचा रावण बनाया है, जो दिल्ली के साथ ही आसपास के शहरों में जाएंगे। 35 साल हो गए मेरे को यहाँ पे रावण बनाते हुए, और 35 साल में तो रावण बढ़ता ही है, घटता नहीं है। हर साल बढ़ता ही चले जाता है और इसकी डिमांड भी ज़्यादा होती जा रही है दिन पे दिन। बाजार ठीक है, ऐसी वाली बात नहीं, तेज़ी है। रावणों में ग्राहक आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, बुकिंग करा रहे हैं। बिल्कुल रावण के पुतले काफ़ी बने हैं। अब की बार भी 1000 पुतले करीब बने हैं, जिसमें से 700-800 राउंड बुक हो चुका है। 100-200 राउंड अभी हो जाएगा बुक। हर साल लोगों में क्रेज बढ़ता ही रहता है कि रावण जलाने का, दशहरे का फेस्टिवल, क्योंकि पटाखे वगैरह होते हैं उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है। ये बढ़ता ही जाता है, कम नहीं हो रहा लोगों में। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी पर मनाए जाने वाले इस पर्व का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे आप देखिए भारत बांग्लादेश के मजबूत होते रिश्तों पर हमारी खास पेशकश, देश देशांतर।